तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं। पिछले चैप्टर में इसके पहले जो भी चीज़ें था हम लोग कवर किए हुए थे, तो आज हम लोग जूट से कवर करने वाले हैं। तो जूट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये जूट क्या है, कहाँ से इसे हम लोग प्राप्त करते हैं, इसके से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं इसमें हम लोग देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें जूट के बारे में, तो जो जूट फाइबर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट। तो अगर आप बात की जाए कि जो जूट फाइबर है इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, यानी कि ये कहाँ से मिलता है, जो जूट फाइबर है वो मिलता कहाँ से, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि जो जूट फाइबर है वो जूट प्लांट से मिलता है, ठीक है। तो जो जूट का जो स्टीम होता है यानी कि उसका तना होता है जूट प्लांट का, उसी से हमें प्राप्त होता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब बात की जाए अगर इसके बारे में कि इसका कब खेती किया जाता है, यानी कि कब इसको उगाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, तो याद रखिएगा कि इसको रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। रेनी सीजन यानी कि जो बरसात का मौसम होता है उस टाइम में इसे कल्टीवेट किया जाता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। अगर बात करें हम इंडिया के बारे में, तो इंडिया में मेनली अगर पूरे भारत की अगर हम बात करें तो जो जूट है वो मेनली कहाँ पे पाया जाता है, तो वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, बिहार हो गया और असम हो गया। तो ये यहाँ पे ज़्यादातर मतलब जूट का खेती होता है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लोरिंग स्टेज। तो जूट जो प्लांट होता है, अगर हम इसके बारे में बात करें जूट प्लांट के बारे में कि इसको कब हार्वेस्ट किया जाता है, तो जब ये फ्लावरिंग के स्टेज में होता है, यानी कि जब इसमें फूल लगने वाले होते हैं, ठीक है, फूल लगने वाले होते हैं, उस स्टेज में इसे क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। द स्टीम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज। उसके बाद क्या किया जाता है कि जो इसके स्टीम होते हैं, ठीक है, जो भी हार्वेस्ट किया जाता है जूट को, तो उसके स्टीम्स जो होते हैं यानी कि जो उसके तन्ने होते हैं उसको क्या किया जाता है, कुछ दिन के लिए पानी में डुबो के रख दिया जाता है, इमर्स कर दिया जाता है, यानी कि डुबो के रख दिया जाता है। इसके आगे देखिए क्या होता है, द स्टीम्स रॉट एंड फाइबर आर सेपरेटेड बाई हैंड। तो उसके बाद क्या होता है कि जो उसका स्टीम होता है, ठीक है, जो स्टीम होता है वो क्या हो जाता है, रॉट हो जाता है, ठीक है, रॉट यानी कि सड़ जाता है। और उसके बाद से क्या होता है कि जो उसमें फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो फाइबर्स होते हैं उससे हाथ से सेपरेट कर दिया जाता है, यानी कि अलग कर दिया जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि जूट प्लांट जो होता है ये इसका खेती कब होता है, तो मोस्टली रेनी सीजन में होता है। और भारत में बात करें तो मेनली कहाँ कहाँ पे होता है, वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में होता है, ठीक है। और इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है, जब ये फ्लावरिंग के स्टेज में होता है, यानी कि जब इसमें फूल लगने वाले होते हैं। उसके बाद इसके स्टीम को पानी में कुछ दिन के लिए रख दिया जाता है, तो जो इसका स्टीम होता है वो रोट हो जाता है, यानी कि सड़ जाता है। उसके बाद जो इसके फाइबर्स होते हैं उसको हाथ से सेपरेट कर दिया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, जूट के बारे में। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि टू मेक फैब्रिक्स ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न, ठीक है। तो फैब्रिक बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, किसी भी चीज़ को मतलब फैब्रिक बनाने के लिए जो भी फाइबर्स लिए जाते हैं, ठीक है, जूट प्लांट से, उसको क्या किया जाता है, यार्न यानी कि धागा में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। यार्न्स मतलब क्या होता है, धागा होता है, उसमें कन्वर्ट किया जाता है। अब आइए जानते हैं ये कैसे जाना जाता, मतलब हाउ इट इज़ डन, यानी कि ये कैसे किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे एक मेथड दिया गया, स्पिनिंग कॉटन यार्न। क्या दिया गया, स्पिनिंग कॉटन यार्न। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि जो कॉटन यार्न होता है उसको कैसे स्पिन किया जाता है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी दिया गया है। तो चलिए पहले दिया जाए तो हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं कॉटन यार्न को बनाने के लिए। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे एक्टिविटी 4 दिया गया है, इसको हम लोग देखते हैं कि एक्टिविटी 4 में क्या बताया गया है। तो दिया गया होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, ठीक है। तो करना क्या है कि हमें कुछ कॉटन वूल को एक हाथ में होल्ड करना है, यानी कि पकड़ के रखना है, किस चीज़ को, कॉटन वूल को, यानी कि कॉटन का जो ऊन होता है उसको। पिन सम कॉटन बिटवीन थंब एंड फोर फिंगर फॉर द अदर हैंड। तो क्या करना है, इस तरह से देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। जब यहाँ पे ऊपर पिक्चर में देखेंगे तो इस तरह से दिखाया गया है, जिस तरह से, इस तरह से ही हमें करना है। Now gently start pulling out the curtain while continuously twisting the fiber। तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे उसको खींचना है और उसको क्या करना है, ट्विस्ट करना है, यानी उसको घुमाना है। आर यू एबल टू मेक ए यार्न। उसके बाद आप देख पाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं कि आप एक यार्न बनाना के लायक हो गए, यानी कि आप यार्न बना पा रहे हैं। तो यहाँ पे दिया गया एक प्रोसेस दिया, क्या दिया गया,
द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज स्पिनिंग। तो स्पिनिंग क्या होता है, आइए जानते हैं। तो स्पिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, यार्न को फाइबर से बनाया जाता है। तो फाइबर से यार्न बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको ही क्या बोला जाता है, स्पिनिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि स्पिनिंग किसे बोला जाता है। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, ये समझ लीजिए कि ये जो प्रोसेस होता है इसमें जो फाइबर्स होते हैं उस मास मतलब कॉटन वूल के उसके मास से उसे निकाला जाता है और उससे ट्विस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, ट्विस्ट यानी कि मोड़ा जाता है। दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न। इससे क्या होता है कि जो भी फाइबर होते हैं वो एक साथ हो जाते हैं और जिससे वो क्या करते हैं, यार्न का निर्माण करते हैं। उससे क्या होता है कि यार्न का निर्माण होता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया गया है, ये सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज ए हैंड स्पिंडल। ठीक है, तो एक सिंपल सा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल डिवाइस जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, स्पिनिंग के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैंड स्पिंडल भी बोलते हैं, हैंड स्पिंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको ऑल्सो कॉल्ड टकली। ठीक है, इसको टकली के नाम से भी और जाना जाता है। किस नाम से, तो टकली के नाम से जाना जाता है। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। आपने महात्मा गांधी को देखा होगा चरखा चलाते हुए। तो ये क्या है, स्पिनिंग का एक अलग दूसरा डिवाइस है जिसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यार्न को बना सकते हैं। तो क्या दिया गया यहाँ के पे कि यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट यानी कि जो हमारा स्वतंत्रता का मूवमेंट चल रहा था उस टाइम क्या किया गया था, महात्मा गांधी जी द्वारा इसको पॉपुलराइज किया गया था। किसको, तो चरखा को फेमस किया गया था। ही इनकरेज पीपुल टू वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ होम स्पन yarn termed as खादी एंड सन imported क्लॉथ मेड इन द मिल ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, तो वो क्या करते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे, उनको मतलब इनकरेज करते थे कि वो क्या करे कि मतलब वैसे कपड़े पहने जिस जो किसी के द्वारा होम स्पन यार्न से बनाया गया हो, जिसको हम लोग खादी के नाम से भी जानते हैं, एंड सन इम्पोर्टेड क्लॉथ मेड इन द मिल ऑफ ब्रिटेन टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी। ठीक है, तो खादी को पॉपुलराइज करने और प्रमोट करने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट ए बॉडी कल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956 में। तो जो खादी है उसको प्रमोट करने के लिए क्या किया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी का निर्माण किया जिसका क्या नाम था, खादी एंड, उसका नाम क्या रखा गया, तो उसका एक नाम रखा गया, नाम देख लीजिए यहाँ पे कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसको 1956 में 1956 में इसको क्या किया गया, बनाया गया। स्पिनिंग ऑफ yarn ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विथ द हेल्प ऑफ ए स्पिनिंग मशीन। अगर हम स्पिनिंग की बात करें और बड़े पैमाने पे बात करें कि बड़े यानी कि लार्ज स्केल यानी कि बड़े पैमाने पर अगर स्पिनिंग हो करना हो तो उसके लिए हमें स्पिनिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आफ्टर स्पिनिंग yarns आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक। और उसके बाद यार्न को स्पिन करके हम लोग क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं फैब्रिक को बनाने में। ठीक है, तो फैब्रिक को बनाने में यार्न्स का प्रयोग किया जाता है। तो पहले कॉटन को से हम लोग क्या करते हैं, यार्न बनाते हैं और उससे फैब्रिक बनाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे यार्न टू फैब्रिक। ठीक है, तो अगला हमारा यहाँ पे टॉपिक क्या दिया गया है, यार्न टू फैब्रिक। एक मिनट, हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, यार्न टू फैब्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। दिया गया कि देयर आर मेनी वेज बाई विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न। तो यहाँ पे बहुत तरीके हैं। ठीक है, बहुत सारे वेज हैं यानी कि तरीके हैं जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो फैब्रिक है उसको यार्न में बदल सकते हैं। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नीटिंग। तो दो मेन प्रोसेस होते हैं, एक को हम लोग वीविंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक को वीविंग बोलते हैं और दूसरे को नीटिंग बोलते हैं। ठीक है, दूसरे को क्या बोलते हैं, नीटिंग बोलते हैं। तो चलिए वीविंग और नीटिंग को हम लोग समझते हैं। तो उससे पहले यहाँ पे एक एक्टिविटी के बारे में बात हुआ है। क्या दिया गया कि इन एक्टिविटी 2 you might have noticed that a fabric is made up of टू सेट्स ऑफ yarn अरेंज टुगेदर। तो जो फैब्रिक है उसको किस तरह से बनाया जाता है, तो इसके बारे में हम लोगों ने एक्टिविटी 2 में देखा था कि इसको और नोटिस भी किया था कि जो फैब्रिक होता है उसको दो सेट ऑफ yarn को एक साथ अरेंज करके बनाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वेविंग। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि वेविंग क्या कहलाता है, ठीक है, व्हाट इज वेविंग, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, द प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे हम उसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, हाईलाइट कर दे रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ arranging two sets of yarn
टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वेविंग। तो इसको आप याद रखिएगा, इससे आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज वेविंग। तो बोलना है कि द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न, यानी कि यार्न के दो सेट को एक साथ रखने का जो प्रक्रिया होता है उसको ही हम ताकि फैब्रिक बनाया जा सके उसको ही क्या बोलते हैं, वेविंग बोलते हैं। लेट अस ट्राई टू वेव सम पेपर स्ट्रिप। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कुछ पेपर स्ट्रिप्स को वेव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी 5 दिया गया है। चलिए एक्टिविटी 5 को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो एक्टिविटी 5 की बात करें तो दिया गया कि टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर। तो हमें क्या करना है कि 2 शीट्स लेना है, किसके, पेपर के 2 शीट्स लेना है जो कि क्या हो, अलग अलग रंग के होना चाहिए, 2 डिफरेंट कलर के होना चाहिए। कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड विथ इक्वल टू 30 cm फ्रॉम ईच साइड। उसके बाद हमें क्या करना है कि उसको कट करना है। ठीक है, स्क्वायर शेप में कट करना है ताकि उसका लेंथ और जो विथ हो वो इक्वल हो किसके, 30 सेंटीमीटर के। तो स्क्वायर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर होता है उसके सारे साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, आमने सामने जो भी होता है सारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि 30 सेंटीमीटर में हमें क्या करना है, कट करना है सारे सीट को। नाउ फोल्ड बोथ द सीट्स इनटू हाफ। उसके बाद हमें क्या करना है कि उसको हाफ में फोल्ड करना है। ठीक है, हम यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखा देंगे। ऑन वन सीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन द फिगर। ठीक है, यानी कि नीचे यहाँ पे जो फिगर दिखाया गया 3.12 ए में, तो उस तरह से हमें क्या करना है कि इस तरह से क्या करना है, उसको अरेंज करना है। ठीक है, इस तरह से अरेंज करना है, फिर इस तरह से वेव करना है। समझ में आ गया? तो टोटल हमें ये प्रोसेस करना है। तो देखिए यहाँ पे रेड कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया, और इसको आपस में इस तरह से मिक्स कर देना है। तो पिक्चर में देख सकते हैं, पिक्चर 3.12 में, जिसमें वेविंग विथ पेपर स्ट्रिप दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि एंड ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 3.12। तो 3.12 में दिखाया गया बी में, कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइन्स एंड देन अनफोल्ड। उसके बाद क्या करना है कि उसको डॉटेड लाइन से कट करके उसे अनफोल्ड कर देना है। वेव द स्ट्रिप वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट्स ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.12। ठीक है, तो 3.12 सी में जो फिगर दिखाया गया है उस तरह से हमें क्या करना है कि उसको वेव करना है। ठीक है, तो वेव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.12 सी। फिगर 3.12 डी शोज द पैटर्न आफ्टर वेविंग ऑल द स्ट्रिप। उसके बाद जो 3.12 डी जो दिया गया वो क्या दिखा रहा है, तो इसमें यानी कि देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें पेपर डिफरेंट कलर का ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट कलर का पेपर ले लेना है, यहाँ पे इस फिगर में ए और बी में। उसके बाद सी में क्या करना है, इस तरह से वेव करना है। जब डी वो हमारा क्या होगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, फाइनल ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया कि इन ए सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ yarn आर woven to make a fabric. The yarn are much thinner than our paper strip. Of course, weaving of fabric is done on loom. फिगर 3.13 में जो दिखाया गया है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हैंडलूम का सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि उसको बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है जो इसको हम लोग हैंडलूम बोलते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है, पिक्चर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हैंडलूम बोला जाता है। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। तो जो लूम्स होता है दो तरह का होता है, एक तो हैंड ऑपरेटेड होता है यानी कि हाथ से चलाने वाला होता है, और दूसरा होता है बिजली से चलने वाला जिसको हम लोग पावर ऑपरेटेड बोलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके बारे में, तो नीटिंग के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये नीटिंग क्या है। चलिए जानते हैं नीटिंग के बारे में कि आखिर ये नीटिंग है क्या। तो नीटिंग की अगर बात की जाए तो हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर नीटेड। तो जो स्वेटर को आपने कभी देखा है अपने घर में, हुआ मम्मी दादी या जो भी पुराने लोग थे वो स्वेटर बुना करते थे खुद से बैठ के। अभी भी कुछ लोग बुनते हैं, बुनना चाहिए, अच्छी बात है। आगे दिया गया कि हैव यू ए सिंगल यार्न इज यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। तो उसमें क्या किया जाता है, इस तरह के ऊन का गोला होता है, आप यहाँ पे देखे होंगे घर में या कहीं भी रिलेशन में किसी को इस तरह से बुनते हुए, और उसका ही इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, पूरे एक स्वेटर को बुन दिया जाता है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम ए टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। क्या आप देखिए कभी भी कोई चीज़ बुना गया है अगर उसमें एक धागा निकलता है तो खींचेंगे तो पूरा एक साथ वो निकल जाएगा, क्योंकि सिर्फ वो सिंगल धागा से बना होता है। तो होता क्या है कि ये सिंगल यार्न गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो एक धागा क्या होता है, ए सिंगल यार्न गेट पुल्ड आउट कॉन्टिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट अनरेवल्ड। जब तक कि वो फैब्रिक पूरा बाहर नहीं, मतलब ख़त्म नहीं हो जाए उस तरह से वो निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही को बुन बुन के एक साथ जोड़ दिया गया था। जहाँ भी कट होगा और उसको इस तरह से पकड़ के खींचेंगे तो पूरा
बाहर निकल जाएगा। सॉक्स एंड मेनी अदर क्लॉथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ नीटेड फैब्रिक। तो एग्जांपल के तौर पे आप सॉक्स को ले सकते हैं, यानी कि जो सॉक्स होता है, और भी बहुत तरह के क्लॉथिंग आइटम्स है जिसको नीटेड फैब्रिक का यूज़ करके उसको नीटिंग किया जाता है। तो नीटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। और बात करें इसके बारे में तो इसको हाथ के द्वारा भी और मशीन के द्वारा भी किया जाता है, बाई हैंड एंड ऑन मशीन ऑल्सो। ठीक है, तो दोनों का इस्तेमाल करके नीटिंग किया जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। वेविंग एंड नीटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक, दिस फैब्रिक आर यूज फॉर ए वैरायटी ऑफ क्लॉथ आइटम। तो देखिए सिंपल सा बात है कि जो वेविंग है, वेविंग और नीटिंग दोनों का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, अलग अलग तरह के कपड़ों का निर्माण किया जाता है, ताकि जो मतलब जो ये फैब्रिक हो उसका यूज़ किया जा सके अलग अलग क्लोथिंग आइटम में। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग दूसरे सेशन में बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल के बारे में। ठीक है, जो क्लोथिंग मटेरियल है इसके हिस्ट्री के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, तो दूसरे सेशन में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे 3.6 से कंटिन्यू करेंगे। ज़्यादा हम नहीं, थोड़ा थोड़ा ही लेके लेक्चर करेंगे, जिससे आपको भी समझ में आए और आप बोर भी ना हो। तो मिलते हैं।